चलो बॉस, जीएसटी का क्लास से शुरू करते हैं। देखो, चार्जिंग सेक्शंस 9 ऑफ द CGST एक्ट कहता है कि जितने भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होंगे, चाहे गुड्स का या सर्विसेज, उस पर CGST एक्ट लगेगा। तो सप्लाई क्या होगा? सप्लाई किसका? सप्लाई ऑफ द गुड्स और द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। तो सबसे फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज़ द सप्लाईज। तो सेक्शन नंबर 7 के तहत हम सप्लाई को समझेंगे। तो चार्जिंग सेक्शंस 9 हमें ये कहता है कि जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, जब कोई भी ऐसा सप्लाई जो एक ही स्टेट के अंदर हो, मतलब कि सप्लाई हम मान लेते हैं एक सप्लायर है जो लखनऊ में अपना दुकान खोल के बैठा है, कानपुर का बायर कुछ सामान खरीदता है और उसके नाम से बिलिंग होता है। तो दोनों जो बायर है और सप्लायर है, दोनों कवर होता है यूपी में, एक ही स्टेट में है। जब दोनों एक ही स्टेट में रहेगा वायर और सप्लायर, तो उस सप्लाई को हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो वहाँ CGST और SGST अप्लीकेबल हो जाएगा। क्या अप्लीकेबल होगा? CGST और SGST अप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हमको समझना क्या होगा, ये GST और SGST लगेगा कब? सप्लाई पे। तो सेक्शन नंबर 7 हमें बताता है किसको? सप्लाई के बारे में। तो हम सेक्शन नंबर 7 में हम सप्लाई पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 2 कहता है कि सरकार जब चाहेगी तब से पेट्रोल पे, हाई स्पीड डीजल पे, मोटर स्पिरिट पे GST अप्लीकेबल करेगी। अभी आज के डेट में पेट्रोल डीजल पे GST अप्लीकेबल नहीं होता है। फिर सेक्शन नंबर 3 कहता है कि सरकार में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, सरकार जो भी चाहे, जब गैजेटेड ऑफिस में रिकमेंडेशन लाकर, एक नोटिफिकेशन लाकर कुछ स्पेसिफाइड सप्लाई पर, कुछ सप्लाई पर रिवर्स चार्ज लगा सकता है। रिवर्स चार्ज के मतलब को समझो क्या? सिंपल में सबसे पहले, जैसे हम किसी दुकान से 100 रुपये का सामान खरीदे, दुकानदार ने हमें 18% GST ऐड किया, सामान हमें कितना का पड़ा? 118 रुपये का। उस 118 रुपये में 100 रुपये का तो सामान था, 18 रुपये GST था। हम सप्लायर को 118 दिए, 18 रुपये सप्लायर हमसे लेकर वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता है। ये क्या हो गया? फॉरवर्ड चार्ज। मतलब क्या? सप्लायर हमसे पैसा लिया और वो सरकार को जमा कर दिया। रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि वो जो 18 रुपये जो GST हुआ, सरकार को हमें जमा करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा केसेस होते हैं जहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लीकेबल होता है। तो सरकार सब सेक्शन 3 के तहत ये अपना अथॉरिटी रखा है कि जब वो चाहे तो कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज को रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स लगा सकती है। ठीक, सेक्शन नंबर 4 में क्या बताया? सब सेक्शन 4 में सब बताया गया कि सरकार जब भी चाहे तो एक रिकमेंडेशन लाकर कुछ सप्लाई को ही, जब कुछ सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से हो, जो पर्सन GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, उसको हम RCM के तहत, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स लगा सकता है। सब सेक्शन 5 के तहत सरकार अपना ऐसा अथॉरिटी रखा है कि कुछ ऐसा सप्लाई को भी वो डिफाइन कर सकता है जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स देना पड़े। जैसे कि जो ऑनलाइन हम परचेज करते हैं, फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, तो बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन, तो कुछ सप्लाई के केसेस में सरकार अथॉरिटी रखी है कि जो सर्विसेज को वो स्पेसिफाई करेंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये सरकार अपना 5 चार्जिंग सेक्शंस में अपना ये पॉइंट रख देता है।
फिर इसी के आधार पर पूरा का पूरा जीएसटी हम रिविजन्स करेंगे। सबसे पहले तो हम फ्लो समझते हैं कि हमारा रिवीजन का फ्लो होगा क्या। जैसे सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 हमने बताया, जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है इसका जी ऑफ CGST एक्ट एंड SGST एक्ट, ठीक है। CGST एक्ट और SGST एक्ट। चार्जिंग सेक्शन बताया कि जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, क्या होगा जी, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सप्लाई कहते किसको हैं। तो सेक्शंस नंबर 7 में ऑफ द CGST एक्ट हमें सप्लाई के बारे में बतलाया कि सप्लाई होता क्या है। गुड्स GST लगने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहले तो सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई किसका, गुड्स का और सर्विसेज का। तो सरकार ने जितना भी चीज़ है दुनिया के सारे प्रमाण के सारे चीज़ दो चीज़ में डिफाइन कर दिया, गुड्स और सर्विसेज में। सबको क्या चीज़, गुड्स और सर्विसेज में। तो GST लगने के लिए एक तो कंडीशन फुलफिल की हो, या तो गुड्स या सर्विसेज में कवर होना चाहिए, दूसरा उसका सप्लाई होना चाहिए। तो अब हमें समझना क्या कि सप्लाई होता क्या है, गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है। सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 7 के तहत सप्लाई समझते हैं कि सप्लाई होता क्या है। सेक्शन नंबर 7 में हम चलिए जी, सेक्शन नंबर 7 हमारा कहता है, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन 7 आगा, सेक्शन नंबर 7। हाँ जी, सेक्शन नंबर 7 हमारा कह रहा है, सेक्शन नंबर 7 में 2, 3, 4 हमारे सब सेक्शंस हैं और फिर उसमें अंदर कुछ क्लाउज हैं। सेक्शन नंबर 7 के सब सेक्शन 1 कहता क्या है, सप्लाई को क्या कहता है। सप्लाई फॉर्म्स all the forms of supply of goods or services for both such as the sale, transfer, barter, exchange। मतलब आप लेमन की तरह सोचो, आप लेमन की तरह सोचो, जितने भी आप सप्लाई अपने आप को खुद सोच सकते हो, कितने तरह के जो सप्लाई सोच सकते हो, या फिर सेल के माध्यम से, या वाटर के माध्यम से, एक्सचेंज के माध्यम से, ट्रांसफ़र के माध्यम से, या लीज के माध्यम से, रेंट के माध्यम से, जितना भी सप्लाई हो वो सप्लाई, चाहे हम किसी को सामान दे दिए या तो सामान के बदले में सामान दे दिए। सपोज हमने किसी को एक पेन दिया और उससे भी कुछ ना कुछ सामान ले लिया, एक्सचेंज हो गया। तो क्या तो सप्लाई हम एक्सचेंज के माध्यम से करें, बार्टर करें, या फिर हम लीज पर लेते हैं, या फिर रेंट पर लेते हैं, जो भी हो, सारे के सारे ये क्या होते हैं, ये सारे जितने भी फॉर्म सप्लाई के होते हैं, जब ये सारे फॉर्म्स हो कहाँ जी, फॉर द कंसिडरेशंस। मतलब सबसे पहला क्या कहा कि सप्लाई जब भी होगा तो बात किस चीज़ की, पैसे की होगी, बिना पैसा का कुछ नहीं होगा। एक कंसिडरेशन कुछ ना कुछ देना चाहिए। मतलब हम किसी को फ्री में एक कॉपी दे दिए, उसे सप्लाई नहीं कहेंगे। जब सप्लाई उसके बदले में कुछ न कुछ हमको मिलेगा तभी उसको हम सप्लाई कहेंगे। और कंसिडरेशन कहाँ, बाय ए पर्सन कहाँ जी, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। मतलब कि धंधे में होने चाहिए, सीधा समझो। मैं 100 रुपये का एक बुक
अपने दोस्त को दे दिया, क्या हम उससे जीएसटी लेंगे? क्या चाहे लेते हैं जीएसटी? नहीं ना। तो सरकार ने, हमारा जो कानून बनाने वाले जो लोग हैं, वो देखें, यही तो सोचे कि यदि हम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं लिखेंगे, तब एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ देगा भी, मदद भी करेगा, तब वहाँ पर क्या होगा, उसको जीएसटी देना पड़ेगा। एक पिता अपने बेटे को कुछ देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जीएसटी देना पड़ेगा। इसीलिए हमारे जो लॉ मेकर हैं, उन्होंने क्या बनाया, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। क्या जी, धंधे में जब हम कोई सामान किसी को सप्लाई करते हैं, चाहे गुड्स या सर्विसेज, फॉर द कंसिडरेशन, तो वो क्या कहलाता है, सप्लाई। सपोज रामू ने एक दुकान से कार परचेज किया, ठीक है। कार परचेज करने क्या होगा, दुकानदार क्या है जी, शॉपकीपर, धंधेबाज आदमी है, धंधा करता है, वो बिजनेसमैन है। वो जो ट्रांसफ़र कर रहा है, सेल कर रहा है अपना कार, कहाँ कर रहा है, इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस कर रहा है, अपना बिजनेस में कर रहा है। उसका ये धंधा है कार बेचना। एक कार बेचा और किसको जी, रामू को। रामू उसके बदले क्या उसको दे रहा है, पैसा दे रहा है। सपोज 10 लाख की कार है तो 10 लाख रुपये उसको दे रहा है, कंसिडरेशन दे रहा है। तो सब ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सप्लाई। फिर से समझो, कोई लखनऊ में एक कार का शोरूम है, कार का शोरूम है, ठीक है। रामू नाम का एक व्यक्ति उस दुकानदार के पास गया, 10 लाख का उन्होंने कार लिया। कार क्या है, गुड्स है। दुकानदार ने क्या किया, सेल कर रहा है। सेल किस चीज़ का कर रहा है बॉस, सेल ऑफ गुड्स। सप्लाई, सप्लाई क्या करता है, सारे सप्लाई का फॉर्म्स, मतलब सेल आ गया, सप्लाई का एक फॉर्म किसका जी, गुड्स या सर्विसेज। कार हमारा गुड्स है, गुड्स होना चाहिए। और द क्या होना चाहिए जी, कंसिडरेशन। रिसिपिएंट जो है, बायर जो रामू है, रामू इसको 10 लाख रुपया देगा। कंसिडरेशन हमारा क्या हो गया जी, 10 लाख रुपया। फिर क्या, ये जो बेच रहा है कार, इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने धंधा में बेच रहा है, उसका कार बेचना धंधा है, तो क्या है यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा, जीएसटी लगेगा। सपोज रामू के पिताजी के पास एक कार है, तो वो कार रामू को दे रहे हैं, ठीक है, गिफ्ट के तौर पर, मान लेते हैं गिफ्ट के तौर पर उसको दे रहे हैं। लेकिन जो ये रामू के पिताजी का कार का शोरूम है, कार का शोरूम है, ठीक, कार का शोरूम है, अपने बेटे को एक गिफ्ट के तौर पर कार दे रहे हैं, ठीक। अब ये कार यहाँ कंसिडरेशन तो नहीं, हाँ इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसको बाद में हम आगे बताएंगे कि जहाँ विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाता है, लेकिन उसको बाद में सोचेंगे, अभी उस चीज़ पर मत गौर करो।
बेटे को 10 लाख का कार गिफ्ट दिया, यहाँ कंसिडरेशन नहीं है, तो कंडीशन क्या फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये सप्लाई नहीं कहलाएगा। क्या क्या होना चाहिए सप्लाई होने के लिए? सबसे पहला जो जनरल रूल है, सबसे पहले तो जो सप्लाई को जो भी फॉर्म्स है, मतलब या तो सेल होना चाहिए या ट्रांसफ़र होना चाहिए, सेल हो या ट्रांसफ़र हो या एक्सचेंज हो, वाटर हो, रेंट हो, लीज हो, ट्रांसफ़र हो, डिस्पोजल हो, ये सप्लाई का फॉर्म्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशंस कंसिडरेशन होना चाहिए। तीसरा कंडीशंस द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, धंधे में होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होना चाहिए। और चौथा इसका जी गुड्स और सर्विसेज का, गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, मतलब वो चीज़ गुड्स और सर्विसेज में कवर होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ होगा तब उसे हम क्या कहेंगे? सप्लाई। और जब वो सप्लाई कहलाएगा इस चीज़ का, गुड्स का और सर्विसेज का, तब चार्जिंग सेक्शन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? जब वो सप्लाई का होगा तब उस पर हम जीएसटी लगाएंगे। जब इंट्रा होगा तो सीजीएसटी, एसीएसटी, और जब इंटर स्टेट हो जाएगा तो आईजीएसटी वहाँ पर लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया जी? सेक्शन नंबर 7 का सब सेक्शन 1 के क्लाउज नंबर ए हम लोग। एक क्लाउज हमारा बताता है, देखो एक क्लाउज को, इम्पोर्टेशंस ऑफ द सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। हमारे लॉ मेकर ने एक लॉ क्या बनाया, सपोज हमने क्या किया, विदेश से, यूएसए से कुछ सामान इंपोर्ट करवाया, इंपोर्ट किया, ठीक है, इंपोर्ट करके ले आया। हम बिजनेस नहीं करते हैं, हम कोई बिजनेसमैन आदमी नहीं है, हम एक सैलरी पर्सन आदमी है, कहीं पर हम जॉब करते हैं, ठीक है। हमने कुछ एक यूएसए से इंपोर्ट करके लाया, पर इंपोर्ट किया तो उसके बदले उसको पैसा दिया होगा। सपोज हम कोई एक 10 लाख का सामान कुछ मंगवाया, हम एक बिजनेसमैन नहीं हैं, 10 लाख का सामान मंगवाया, 10 लाख का पेमेंट हमने किया। तो लॉ मेकर ने हमारा कहा कि जो अब विदेश से सामान मंगवाए, चाहे अब बिजनेसमैन हो या ना हो, अब धंधे इस सामान को या तो अब धंधे के लिए मंगाए हों या ना मंगाए हों, ये जो आपका जो सामान आया है इसको भी हम सप्लाई मानेंगे। जब ये सप्लाई हो जाएगा तो इस पर भी जीएसटी लग जाएगा। फिर एक हमारा क्लाउज कहता है कि कुछ ऐसा सर्विसेज है, कुछ ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पैसा नहीं भी देंगे, कंसिडरेशन नहीं भी रहेगा, फिर भी उसको हम क्या सप्लाई मानेंगे। अब एक बात सोचो, ये क्लाउज लाने का मतलब क्या है? ये क्लाउज लाने का मतलब क्या है? मतलब क्या है, जब ये क्लाउज नहीं आएगा तो कुछ ऐसे जगह हैं कि जहाँ लोग अपने बिल को मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट कैसे करेगा? मतलब एक फादर अपने बेटे का नाम से अपना जो दुकान का सामान होगा उसको गिफ्ट के तौर पर दे देगा, बिना कंसिडरेशन का, पैसा तो लेगा नहीं। तो ये सप्लाई में तो कवर नहीं आएगा हमारा जनरल रूल के तहत, क्योंकि जनरल रूल क्या कहता है? 3 कंडीशन फॉर्म्स ऑफ सप्लाई होना चाहिए। दूसरा कंसिडरेशन, बिना पैसे की कहीं बात नहीं होगी। तीसरा धंधादम ज़रूरी है, बिजनेस सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई के लिए 3 कंडीशन। सबसे पहला, सप्लाई का कोई भी फॉर्म, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफ़र हो, वाटर हो, एक्सचेंज हो, रेंट हो, डिस्पोजल हो, ये होना चाहिए। एकदम याद कर लो क्या सप्लाई होने की, सप्लाई का 3 कंडीशन जनरल रूल क्या क्या? सबसे पहले कोई भी सप्लाई का फॉर्म हो, जो लेमैन की तरह हम सोचते हैं सप्लाई का मतलब कुछ या तो एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसफ़र गया होगा, वाटर हो, एक्सचेंज हो, सेल हो, लीज हो, रेंटल हो। दूसरा पैसा होना चाहिए, बिना पैसा की कहीं बात नहीं होता है। तो सब जहाँ
कंसिडरेशन जरूरी है। तीसरा, धंधे की में बात होगा, जीएसटी कहाँ अप्लीकेबल होगा, धंधे में अप्लीकेबल होगा तो बिजनेस की बात होगी। हाँ, सर्टेन टू सर्टेन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, तो उसके एक्सेप्शंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले 3 जनरल रूल क्या है जीएसटी के लिए, सप्लाई के लिए। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, पहला फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, दूसरा कंसिडरेशन, और तीसरा हमारा हो गया क्या तीसरा, धन बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, धंधे की बात हो गया। चलिए, तो शेड्यूल नंबर हमारा जो शेड्यूल नंबर 1 में कुछ बताया गया कि बिना कंसिडरेशन के कुछ ऐसे सप्लाई भी होंगे, कुछ ऐसे सप्लाई जहाँ कंसिडरेशन नहीं भी होगा फिर भी उसको हम सप्लाई मानेंगे। इसलिए लाया गया, कुछ लोग इस चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर देते हैं, कंसिडरेशन वहाँ क्योंकि होता नहीं है। जैसे क्या है शेड्यूल नंबर 1 में क्या क्या बताया गया है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन क्या क्या है। जैसे सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन द सेक्शन नंबर 21। जैसे क्या है, एक दुकानदार शॉपकीपर अपना कार क्या किया, ठीक है, कार है, सरकार का नज़र क्या है, ये कार खरीद के लाया है, कार 10 लाख का ये बेचेगा, इस पर 18% हम क्या करेंगे जी, जीएसटी ले लेंगे। 18% या जो भी रेट अप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से जीएसटी ले लेंगे। इसने क्या किया, किसी भी अपने रिलेटिव आदमी को ये कार दे दिया, ठीक है, अपने रिलेटिव को क्या दिया जी, ये कार दे दिया, रिलेटिव इसको पैसा नहीं दिया, बिलिंग कर दिया रिलेटिव के नाम पर, रिलेटिव फ्री में, सरकार का तो घाटा हो गया, उनका जीएसटी आएगा नहीं। का है जनरल रूल हमारा क्या कहता है, सप्लाई का फॉर्म तो हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, दूसरा जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो कंसिडरेशन हुआ नहीं, तीसरा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस तो है, धंधा तो कर रहा है ये शॉपकीपर, लेकिन ये कंसिडरेशन नहीं दिया तो जीएसटी तो नहीं लग गया। इसीलिए सरकार ने कहा नहीं, कुछ ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई होगा। जैसे जब रिलेटेड पार्टी के बीच में हो, रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे रिलेटेड पार्टी तो जो रिलेटिव हो जाता है, कंपनी के डायरेक्टर हो गया, प्रोप्राइटरशिप फर्म का जो पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर हो जाता है, कंपनी में डायरेक्टर हो जाते हैं, एलएलपी में जो डिजिग्नेटेड पार्टनर हो जाते हैं, एम्प्लॉय वगैरह होता है, ये सब क्या होता है, रिलेटेड पर्सन्स होते हैं। वो रिलेटेड पर्सन्स को भी अगर सप्लाई करेगा विदाउट ए कंसिडरेशन तो वो सप्लाई माना जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन्स का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब हो गया जो जीएसटी हमारा है, हम स्टेट के अकॉर्डिंग हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं। जैसे हम बिहार में हम क्या किए, सपोज हम सीए हर्षरंजन, हम अपने फर्म के नाम पर एक जीएसटी लिए, ठीक है, कहाँ, बिहार में जीएसटी लिए हम अपने फर्म के नाम पर बिहार में, और एक हम अपने फर्म का ब्रांच यूपी में खोला, यूपी में भी हमने एक जीएसटी ले लिया, एक लखनऊ में हमारा ऑफिस है और एक हमारा पटना में ऑफिस है। कुछ सर्विसेज
या सप्लाई जब हम पटना के ऑफिस से लखनऊ के ऑफिस को कर रहे हैं, तो ये जो हमारा ये जीएसटी और ये जो जीएसटी है, एक पटना के ऑफिस के लिए लखनऊ की ऑफिस से क्या हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो जो सब पटना के ऑफिस से सप्लाई लखनऊ के ऑफिस में हो रहा है बिना कंसिडरेशन का, वो भी हमें क्या कहलाएगा जी, सप्लाई कहलाएगा। वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाएगा। एक क्या है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या समझो। हम सपोज हम एक दुकान खोले हुए हैं, शॉपकीपर। हमें क्या है जी, दुकान खोले हुए हैं। क्या खोले हुए हैं जी, दुकान खोले हुए हैं। क्या है, हमें एक दुकान खोले हुए हैं, ठीक है। हमारा एक दुकान है, हमने अपने दुकान में बेचने के लिए कहीं से 100 रुपये का सामान खरीद के लाया, ठीक। उस पर 18 रुपये का जीएसटी हमने पेमेंट किया था। 118 रुपये हमने दे दिया था, 18 रुपये हमने जीएसटी भी पेमेंट कर दिया, ठीक। ये जो 18 रुपये हमने पेमेंट किया है, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने ले चुका था, ले दिया। और इस सामान को हमने क्या किया, परमानेंट बेच दिया। मतलब ऐसा बेच दिया कि अब ये दोबारा रीसेल नहीं होगा, इसको परमानेंटली बेच दिया। ये किसी के द्वारा, मतलब इंड यूजर को भेजा, ये किसी के द्वारा अब बेचा में दोबारा नहीं जाएगा। तो इस जो ट्रांसफ़र जो किया गया, इसको भी हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। बिना कंसिडरेशन को भी अगर दे दिए तो सप्लाई मानेंगे। क्यों, क्योंकि इस पर जो जीएसटी हमने पेमेंट किया था, उसका पूरा के पूरा बेनिफिट हमने ले लिया। नहीं समझो, फिर से समझो। हम क्या हैं, एक शॉपकीपर, ठीक। हमने 100 रुपये का सामान खरीदा था, उस पर 18 रुपये का जीएसटी हमने पेमेंट किया। कितना हो गया, 118 रुपया। इस 18 रुपये का आईटीसी हमने ले लिया, ठीक है जी, आईटीसी हमने ले लिया। ये 100 रुपये का जो सामान हमने लिया था, जिस पर 18 रुपये का जीएसटी दिया था, किसी को हमने दे दिया, परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया किसी को, बिना पैसे के, फ्री में। सरकार ने देखा कि भाई साहब जो 18 रुपये हमको दिए, आप उसका बेनिफिट तो आप ले लिए आईटीसी के रूप में, और जो सामान बिकता, तुम प्रॉफिट कमाता, तो उस पर हमको भी तो टैक्स आता। तुम फ्री में किसी को दे दिया, और जो टैक्स तुमने हमको दिया उसका तुम फ़ायदा भी ले लिया, मतलब हमसे पैसा भी ले लिया। तो ये इस सामान पर तो हमें टैक्स मिला नहीं। तब सरकार लॉ मेकर ने कहा, नहीं बॉस, इसको हम सप्लाई मानेंगे और इसको हम इस पर जीएसटी लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, विदाउट कंसिडरेशन हमारा सप्लाई। तो सबसे पहले विदाउट कंसिडरेशन 2 सप्लाई शेड्यूल 1 में। परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ द एसेट्स, क्या जी, एसेट्स की परमानेंट ट्रांसफ़र, जिसका आईटीसी हम ले चुके हैं। फिर से बोलो, परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ द परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ द एसेट्स, जिसका आईटीसी हम ले चुके हैं। दूसरा, जब रिलेटेड पार्टी को या डिस्टिंक्ट पर्सन्स को हम सप्लाई करते हैं। रिलेटेड पार्टी के केसेस में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग द 50,000 इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई shall not be treated as a supply of the goods or services or the both। जो एम्प्लॉई सर्विस देता है सब एम्प्लॉयर को, वो तो जीएसटी नहीं कहलाएगा। अगर हम
किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी भी अगर कंपनी में, तो जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर तो जीएसटी नहीं लगता है। वो हम उससे जीएसटी तो नहीं चार्ज करते हैं, तो वो जीएसटी में नहीं कवर होता है। हाँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन क्या होता है जी? रिलेटेड पार्टी। तो एम्प्लॉयर अगर कुछ भी एम्प्लॉई को देता है तो वो तो उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन सरकार ने कह दिया कि पूरे साल में आप 50,000 रुपये तक जो कुछ भी देते हैं, गिफ्ट देते हैं या कुछ देते हो अपने एम्प्लॉई को, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तीसरा क्या है जी शेड्यूल नंबर 1 में? तीसरा केवल आता है सप्लाई ऑफ द गुड्स के केसेस में। देखो, पहला परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स, और दूसरा क्या था जी? सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। और तीसरा खाली क्या है जी? सप्लाई ऑफ द गुड्स। तीसरा केवल गुड्स की बात करता है। सप्लाई ऑफ द गुड्स किसके द्वारा? बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर द एजेंट undertakes to the supply such a goods on behalf of the principal। मतलब समझो, एक दुकानदार, हम एक दुकान खोले, हमारा एक कार का शोरूम है, ठीक, हमारा एक कार का शोरूम है। हमने एक एजेंट रखा है, वो एजेंट क्या करता है? ये करता है सप्लाई। जब कार हमने किसी को बेचा एजेंट के थ्रू, जब कार हमने बेचा अपने शोरूम से एजेंट के थ्रू, बिलिंग हम क्या हुआ? रिसिपिएंट के बायर के नाम पर बनाए, पैसा डायरेक्टली हम ले लिए। जनरल रूल, सबसे पहले सप्लाई देखने के लिए जनरल रूल देखो। हमने बायर को बेचा, कौन सा सप्लाई हो रहा है? दूसरा पैसा आया, कंसिडरेशन। तीसरा द कोर्स ऑफ परचेज, हमारा धंधा है कार का, तीनों कंडीशन फुलफिल ये हो जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? हमने एक केस क्या हुआ? हमने क्या किया? एजेंट को कार दे दिया और बिल बना दिया एजेंट के नाम पर। एजेंट को दिया कार, एजेंट का नाम पर, बोला कि आप इसको बेच दो। तो जो कार का शोरूम, जो दुकानदार हैं, जो बिलिंग एजेंट के नाम पर हम किए, तो पैसा तो लेंगे नहीं एजेंट से, चाहे कि वो हमारे बिहाफ में बेचेगा। लेकिन जैसे जब हम एजेंट के नाम पर बिल बना दिए, तो उसको लॉ मेकर ने क्या किया कि नहीं साहब, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा सप्लाई कहलाएगा। और इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया कि बिना कंसिडरेशन के भी इसको हम सप्लाई मानेंगे। देखो क्या कंडीशन हुआ, कौन सा सप्लाई हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरा द कोर्स ऑफ परचेज ऑफ द बिजनेस, धंधे में हो रहा है। हाँ, कंसिडरेशन ही एजेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि इसको बेचेगा और बेच के ला कर देगा, तो वो तो इसको भी सप्लाई माना। या फिर इसी कार्यभाग को एजेंट ने मार्केट से सामान लाया और प्रिंसिपल को दे रहा है। तो जब इसमें एक केस, जब बिल एजेंट के नाम में बनेगा और प्रिंसिपल को देगा, विदाउट कंसिडरेशन होगा, शेड्यूल नंबर 1 में कवर हो जाएगा। और जब डायरेक्ट बिलिंग अगर शोरूम के नाम में हो जाएगा, तब तो वो
सब सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 जनरल रूल के तहत सप्लाई में कवर हो जाएगा। और एक हमारा आता है शेड्यूल नंबर 1 के शेड्यूल नंबर 1 में एक आता है हमारा चौथा क्लाउज, इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज बाई ए पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ विच अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। जब हम सर्विसेज लेते हैं किसी भी रिलेटेड पार्टी से, जब हम क्या सर्विसेज लेते हैं किसी भी रिलेटेड पार्टी से बिना कंसिडरेशन के फ्री में बाहर से अगर कोई सर्विसेज हमें देता है हमारा रिलेटेड पार्टी, तो वो भी हमारा सप्लाई कहलाएगा। तो सबसे पहले रिवीजन करो सप्लाई में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 7 हमारा जो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 हमारा क्या है जी, सप्लाई को जनरल रूल क्या है जी, सप्लाई होने के लिए 3 चीज़ ज़रूरी है। सप्लाई का फॉर्म कोई भी हो, या तो सेल हो, ट्रांसफ़र हो, रेंट हो, लीज हो, डिस्पोजल हो, वाटर हो, एक्सचेंज हो। दूसरा पैसे की बात हो मतलब कंसिडरेशन। तीसरा धंधे की बात हो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। 3 कंडीशन फुलफिल करेगा जनरल रूल के तहत वो सप्लाई कहलाएगा। दूसरा एक एक्सेप्शंस क्या है जी, कुछ 4 सप्लाई को डिफाइन किया गया लॉ मेकर ने, 4 सप्लाई को डिफाइन किया गया लॉ मेकर ने, कितने को 4 सप्लाई को डिफाइन किया गया। कितने सप्लाई, 4 सप्लाई को डिफाइन किया लॉ मेकर ने। लॉ मेकर ने हमारे 4 सप्लाई को, जहाँ पैसा नहीं भी होगा फिर भी सप्लाई होगा। कहाँ कहाँ, जब रिलेटेड पार्टी के बीच में हो, जब परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ द एसेट्स हो जिसका आईटीसी हम ले चुके हैं, परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ द एसेट्स जिसका आईटीसी हम ले चुके हैं। तीसरा प्रिंसिपल एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में हो, लेकिन इस केस में खाली गुड्स की बात करते हैं। या फिर द इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज हो, किससे रिलेटेड पार्टी से हो, इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज का इम्पोर्ट हो किसी भी रिलेटेड पार्टी से हो, या फिर तो किसी अपने स्टेबलाइजमेंट्स के हिसाब से। मतलब हमारा एक हेड ऑफिस इंडिया में, एक हमारा ब्रांच है यूएसए में, उस ब्रांच से हम कोई सर्विसेज टेक्निकल सर्विसेज ले रहे हैं तो वो बिना कंसिडरेशन के उसको हम सप्लाई मान लेंगे। तो ये हमारा क्या है सप्लाई का सेक्शन शेड्यूल नंबर 1 में जो कवर किया गया बिना कंसिडरेशन का, उसको भी हम सप्लाई करते हैं। फिर अब क्या है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A, we have the certain activity or transaction constitute a supply in accordance with the provision of the subsections. They shall be treated as either a supply of the goods or services as referred to the schedule number 2. schedule number 2 कहाँ क्या किया, schedule number 2 हमें हमारा डिफाइन किया गया जो सप्लाई है, कुछ को सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे या किसको सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेंगे। ये शेड्यूल नंबर 2 हम कल देखेंगे आज रहे। शेड्यूल नंबर 3 में हमारा क्या है कि न उसको सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे न सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेंगे। शेड्यूल नंबर 1 क्या क्या है, बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई, बिना कंसिडरेशन के सप्लाई होगा। 2 किसको गुड्स किसको सर्विसेज कहेंगे। शेड्यूल नंबर 3 ना वो गुड्स होगा ना वो सर्विसेज होगा।